हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई स्टडी क्लासेस में। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कुछ लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करता है जीवन जीने के लिए। जैसे ग्रोथ करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, रेस्पिरेशन रहेगा सांस लेने के लिए। तो ये सारे जितने प्रोसेस होंगे, ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेन्स लाइफ, परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो जितने भी ये प्रोसेस हो गए, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये आपस में मिलकर ऑर्गेनिम्स को ज़िंदा रहने में मदद करते हैं और परफॉर्म करते हैं द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस। बॉडी को मेंटेन भी करके रखते हैं, इसलिए सारे प्रोसेस लाइफ प्रोसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोसेस लाइफ को जीने के लिए और बॉडी मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होते हैं। तो लाइफ प्रोसेस जो जो ज़रूरी है हमारे लिए, सबसे पहले ग्रोथ, फिर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहला आता है हमारे लिए न्यूट्रिशन को समझना। द होल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन इट्स फूड। वो सारा प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनिम्स अपना फूड ले सके, उसे न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स जनरली क्या है, वाटर ड्रॉप्स होते हैं। तो दे कैन मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, वो सारे के सारे अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो सनलाइट टेक करेंगे और खाना बना लेंगे। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कहाँ से आता है? अब एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मींस डिपेंडेंट होते हैं किसी ऑटोट्रॉप के ऊपर फॉर देयर फूड कंजम्पशन, या किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। लार्जली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स हो जाएंगे एनिमल्स। ये ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स में डिफरेंट क्या है? तो हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं, these are kind of nutrition in which inorganic material like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी होंगी, उसके अंदर ये एक टाइप का न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2 और वाटर को यूटिलाइज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए। ठीक है, वो CO2 और वाटर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में, ऑर्गेनिक फूड में चेंज कर देते हैं ऑटोट्रॉप बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? दीज आर काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक्स डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसिस देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हेटेरोट्रॉपिक जितने होंगे, जितने एनिमल्स हो गए, जितने भी फंजाई हो गए, ये सारे के सारे अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिंथेसिस नहीं कर सकते, खुद खाना नहीं बना सकते। इसलिए वो किसी ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होंगे? द ऑर्गेनिम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ऑर्गेनिम्स जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, मतलब खुद खाना बना रहे हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करके, वो सारे ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए हमारे सारे के सारे। इसके अंदर क्या होता है? अब ये ऑटोट्रॉप है, वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करेगा। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और कन्वर्ट कर देगा कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में, जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देगा सारा का सारा। प्लांट सारा खाना शुगर में बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करते हैं, लार्जली वो उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक CO2 and H2 एंड कन्वर्ट दिस इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा होगा? जिसमें ऑटोट्रॉप्स CO2 और H2O जो हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनको कन्वर्ट कर देंगे किस में? किसी हाई कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के अंदर, उसे हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस करेंगे। इक्वेशन क्या होगी इसकी जो इम्पोर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, वो C6H12O6 बनेगा हमारा, प्लस 6O2 एंड 6H2O। ये जो बना ये हमारा ग्लूकोज बन जाएगा उस टाइम पर। अब आता है कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के वक्त में। तो सबसे पहले सनलाइट, क्लोरोफिल,
इसकी ज़रूरत होगी क्योंकि सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। जितनी भी सनलाइट जो प्लांट को चाहिए होती है वो कौन एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। देन CO2 की ज़रूरत होती है बिकॉज इट एंटर थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। CO2 एंटर होगी किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू एंटर होगी प्लांट में, और ऑक्सीजन उसके वक्त पर रिलीज होगी। जितनी CO2 अंदर लेगा उतनी ही ऑक्सीजन वो रिलीज कर देगा बाहर स्टोमेटा से ही। फिर आता है वाटर, ज़रूरी होता है क्योंकि वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन अप बाय रूट्स ऑफ द सॉइल। वाटर कहाँ से लेगा प्लांट, वो सारा का सारा रूट से लेगा। तो रूट्स में वाटर के साथ साथ जितने डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वो सारे भी प्लांट ले लेता है। तो सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर, ये सारी चीज़ें हमारी रॉ मटेरियल होती है फोटोसिंथेसिस के वक्त में। वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाता है जिसे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोलते हैं। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? सीधी सी बात है, फोटो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है सारी की सारी। और क्लोरोफिल हमें कहाँ पे मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लीव्स के अंदर जो लीव्स होती हैं प्लांट की, उसमें सारा का सारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे वो फूड फॉर्मेशन करता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ग्रीन ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसे ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या हैं फोटोसिंथेसिस के? फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो ये लीफ हुई हमारी, लीफ के अंदर यहाँ पे होंगे क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। तो सनलाइट जब ये इन पे पड़ती है तो सबसे पहले, तो एक बार फिर से देखते हैं, ये हमारी लीफ हो गई। लीफ में हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जब सनलाइट इस क्लोरोफिल के अंदर जाएगी तो क्लोरोफिल इस सनलाइट को पकड़ लेगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल द्वारा सनलाइट ट्रैप हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, प्लस स्प्लिटिंग हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ये कन्वर्ट हो जाएगा और 2H+O2 के अंदर चेंज हो जाया करेगा। तो इस तरह की रिएक्शन होगी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्प्लिट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बदल जाएगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। जो CO2 है वो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलके C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनता है उस वक्त पर। अब आता है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, इट इज़ अ टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो ये हमारी लीफ हुई, लीव्स के ऊपर टाइनी टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। अभी फिर से देखते हैं, तो ये जो छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, और ये सब लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। फंक्शन क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम होता है इसका, ऑक्सीजन और CO2 को चेंज करने का काम होता है। फोटोसिंथेसिस के वक्त में क्या होगा, CO2 अंदर आता है, उसके ही रिलीज में O2 बाहर जाता है। और दूसरा काम क्या होता है, लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के वक्त कितना ही मोर अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको लूज कर देता है, वाटर वेपर्स की तरह ख़त्म कर देता है। ट्रांसपिरेशन के वक्त सारा पानी बाहर चले जाता है। तो ये हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ये हमारा किडनी शेप का, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे गार्ड सेल्स, ये हमारे गार्ड सेल्स हो गए। इसके साथ ये हमारे सब्सिडरी सेल्स बन जाएंगे। इन गार्ड सेल्स के अंदर हमारे क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल। और इन दो के बीच में ये जो हिस्सा होता है गैप, इसे बोलते हैं स्टोमेटल पोर। तो डे टाइम पे ये स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है, नाइट टाइम पे स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, ये हमारे जो है ये किडनी शेप का, ये हमारा गार्ड सेल हो गया। गार्ड सेल्स, ये हमारे दो गार्ड सेल्स, इस गार्ड सेल्स के बीच में स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल्स के अंदर ये हमारा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट जिसका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करने का। इसके चारों तरफ होते हैं सब्सिडरी सेल्स, ये सब्सिडियरी सेल्स। ओके।
अब आता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसा होता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होगा, जब हेट्रोट्रॉप्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के लिए डिपेंडेंट हो। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी ऑटोट्रॉप के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाने के लिए डिपेंड हो, उसे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सबसे पहला होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ये तीन तरह के हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं। तो सबसे पहला होगा होलोजोइक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। अमीबा एनिमल्स, जैसे कि हम हो गए, अमीबा हो गया, जैसे ये अमीबा होता है, ये अमीबा है, यहाँ पे फूड आता है तो ये फॉल्स फीड बनाना शुरू कर देता है, ये इसका डिज़ाइन बदल जाता है, शेप बदलने लग जाता है, वो ऐसे ऐसे करते 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 फूड को अंदर ले लेता है। और ह्यूमन बीइंग्स भी इनटेक करते हैं फूड का, तो हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि हम फूड को अंदर खाते हैं और उसके बाद उसका ब्रेक डाउन हमारी बॉडी के अंदर होता है। वो फूड जो है वो सिंपल कंपाउंड्स में टूटने लग जाता है। उसके बाद आता है सैप्रोफिटिक। ऑर्गेनिम्स फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, जितने भी फंजाई हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, वो सारे के सारे डेड डिकेइंग मैटर जो गल सड़े जाते हैं, जैसे फ्रूट के, वेजिटेबल्स के पील हो गए, या जितना भी एनिमल्स प्लांट के जो डेड पार्ट्स होंगे उसके ऊपर उन्हें ख़त्म करते हैं, उन्हें खा के ख़त्म करते हैं। तो वो सैप्रोफिटिक प्लांट्स सेट्रोफिटिक न्यूट्रिशन का तरीका होता है। एक होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा, पैरासिट लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिम्स होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। जैसे कि जो पैरासाइट होगा वो या तो होस्ट ऑर्गेनिम्स मतलब जहाँ से वो अपना खाना खा रहा है, जैसे लाइस होती है। पैरासिटिक हुई, वो किसी बंदे के सर के ऊपर होती है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन देखती है। कुस्कुटा, कुस्कुटा एक प्लांट पैरासाइट होता है जो किसी ऑर्गेनिम से, कोई भी इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। टिक्स हो गए, लीच हो गए, या तो ये ऑर्गेनिम्स के शरीर के ऊपर होगा या उसके इनसाइड द बॉडी होके वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है। अब आता है हाउ डू ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन देयर फूड, वो अपना खाना कैसे लेते हैं। तो यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिम्स जितने भी होंगे तो वो अपने फुल बॉडी से एंटायर सरफेस से खाना ले सकते हैं। फूड इज़ टेकन थ्रू एंटायर सरफेस। जितने भी यूनिसेलुलर हो गए, सिंगल सेल्ड हो गए, जैसे अभी अभी बताया अमीबा है, ये फूड हो गया। अगर फूड यहाँ पे प्रेजेंट है तो फॉल्स फीड इधर की तरफ में बन के उसको ले लेगा। फूड इधर की तरफ में प्रेजेंट है तो फॉल्स फीड इधर की तरफ में बनते बनते वो उसे खा लेगा, तो अमीबा बन जाएगा एक पूरा करते करते। मतलब फुल बॉडी जो होती है, फुल एंटायर सरफेस जो होता है वो फूड टेकअप कर सकता है। पैरामीशियम हो गया, अमीबा इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये अब हमारा यूनिसेलुलर अमीबा का एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले ये हमारा न्यूक्लियस और फूड पार्टिकल जो है रेड कलर का बाहर खड़ा हुआ है। सीडोस्पोडिया हुआ, फॉल्स फीड का फॉर्मेशन हुआ, उसने फूड को अंदर लिया और फूड वैक्यूल में उसे ट्रैप करके रख लिया। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा, एक्सक्रीशन प्रोसेस इसके अंदर भी होगा। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो अपना बाहर बॉडी से सरफेस बाहर फेंक दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसे से वो फेंक देगा। ठीक है, तो अमीबा में क्या है, सूडोपोडिया बनाया, मीन्स फॉल्स फीड किया अपना सेल मेम्ब्रेन को। अगर ये बॉडी है तो अपने सेल मेम्ब्रेन को एक तरफ से तोड़ा, तोड़ते नहीं है वैसे, अपने फॉल्स फीड को एनलार्ज करेगा और उसके अंदर फूड ट्रैप कर लेगा और ऐसे करते करते उस फूड को ख़त्म कर देगा ये। ठीक है, कैप्चर करेगा फूड को, फिर फूड को किसी वैक्यूल के अंदर रख लेगा, फूड वैक्यूल में, और फिर डाइजेशन करेगा उस फूड का इन फूड वैक्यूल। अब वो डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, डिफ्यूज़न ही होता है सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म। जितना भी सिंपल सब्सटेंस में वो प्रेजेंट होगा वो सारा उसका डिफ्यूज़ होता जाएगा, वो उसके इस सेल मेम्ब्रेन में जाता जाएगा सारा खाना। और जितना अनडाइजेस्टेड फूड होगा जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा वो सारा का सारा वो सेल के थ्रू वो बाहर कर देगा, मूव टू सरफेस ऑफ द सेल एंड इन थ्रो आउट। वो सारा उस वो फूड मटेरियल जो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा वो बाहर फेंक देगा अपनी बॉडी से। अमीबा के बाद आता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम क्या करता है, वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसा ही तो होता है हल्का हल्का सा, और इसके पूरे बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं ऐसे। तो सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। वो फूड जो होता है वो सीलिया के थ्रू उसे अंदर अपने ले लेता है, टेकअप कर लेता है, और एट स्पेसिफिक स्पॉट उसको रिजर्व करके फूड मटेरियल्स को रख लेता है।
और सेम जो प्रोसेस अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसको बाहर फेंक देता है, आउट ऑफ बॉडी वो थ्रो कर देता है। अब आता है न्यूट्रिशन। जब हम फूड इनटेक कर लेते हैं उसके बाद कितने प्रोसेस और उसके अंदर मिलके न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला इंजेशन होगा, खाना को लिया जाएगा, खाना खाया जाएगा, इनटेक ऑफ फूड होगा। देन डाइजेशन होगा, उस फूड का ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपल वंस। लाइक कुछ भी खाया, वो कार्बोहाइड्रेट खाया तो उसमें से उसको ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाएगा, सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी कार्बोहाइड्रेट नहीं सीधा ग्लूकोज जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब करता है, जल्दी उसको एब्जॉर्प्शन के काम आता है। फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, मूवमेंट होगी उस डाइजेस्टेड फूड की। फिर एसिमिलेशन होगा, हम उस जो फूड हमने लिया था जिसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में हुआ था उसका यूटिलाइज करेंगे एनर्जी की फॉर्म में। और फिर इजेशन होगा, मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो उसका अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा, जो फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होगा जो हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाएगी उसको हम वेस्ट प्रोडक्ट की तरह रिमूव कर देंगे। हर ऑर्गेनिम्स के अंदर यूटिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, खाना लेने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। किसी में ये सारे प्रोसेस चलेंगे, किसी में अलग तरीके से चलता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड होता है कि वो कार्बन, क्योंकि जो खाना बना है हमारा, जो कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया है उसमें कार्बन सोर्स ही होगा। तो वो कार्बन सोर्स हमने कहाँ से लिया है, वो फूड हमने कहाँ से खाया है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होगा। तो अब आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन का टेकअप होता है। तो सबसे पहले माउथ, उससे हम इनटेक करेंगे, सारा खाना खाएंगे। टीथ उसमें हेल्प करते हैं चोइंग में, ग्राइंडिंग में, उस फूड को तोड़ने में। टंग जो है रोलिंग में, टेस्टिंग में काम आती है। और फिर हम उसको स्वेलिंग, निगलने के काम आता है उस खाने को। फिर स्लेवरी ग्लैंड्स की मदद करती हैं, ये सलाइवा और म्यूकस जो है उस दोनों को सिक्रीट करती है। म्यूकस और सलाइवा से क्या होता है कि हम उस खाने को आराम से स्वेलो कर पाते हैं। फिर और म्यूकस से जो सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा उसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, उस सलाइवा में एमाइलेज प्रेजेंट होता है। जो खाने में स्टार्च होगा हमारा, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में होगा, उस पर अमाइलेज डलेगा, उस पर सलाइवा हमारा डलेगा और वो भी शुगर में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी शुगर का इंटेक करती है, शुगर को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद हमारा खाना जो होगा वो ईज़ोफेगस पे जाएगा। ईज़ोफेगस का काम क्या होगा? टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट क्या होता है? फिर आता है पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। इसमें क्या होगा? कंट्रैक्शन होता है, कंट्रैक्शन एंड मसल एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ ईज़ोफेगस। जो हमारा ये माउथ होगा, माउथ के बाद ये ईज़ोफेगस होता है, उसके बाद ये हमारा स्टमक शुरू होता है। तो माउथ से लेकर स्टमक तक हमारा ईज़ोफेगस जो है वो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट होती है, मींस कभी ईज़ोफेगस एक्सपेंड हो जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस मूवमेंट से सारा खाना नीचे की तरफ में आता है। फिर थर्ड स्टेप में स्टमक में जाता है। स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस बनाने का काम करते हैं। इससे हमारा डाइजेशन प्रोसेस ईजी होता है। तो गैस्ट्रिक जूसेस में सबसे पहला कौन होगा? पेप्सिन। ये पेप्सिन का काम क्या होता है? जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसको तोड़ देने का काम होता है। तो एंजाइम डेट ब्रेक डाउन प्रोटीन, उसको पेप्सिन बोलेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, HCl, जिसका ये हमारे स्टमक का एसिडिक मीडियम बनाए रखता है, डाइजेशन के काम आता है, जिससे ब्रेक डाउन होता है फूड का। और म्यूकस प्रेजेंट होता है, इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब ये स्टमक के अंदर, ये हमारा स्टमक हो गया अगर, तो स्टमक के अंदर HCl है। अगर HCl डायरेक्ट ऐसे होगा तो हमारा स्टमक को अफेक्ट करेगा, हार्म करेगा, ख़त्म कर देगा। इसलिए वहाँ पे म्यूकस की एक लाइनिंग होती है स्टमक के चारों तरफ, जिससे हमारा HCl से हम प्रोटेक्ट रहते हैं। फिर आता है खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनियल एंजाइम्स होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स को। किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट हमारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोटीन्स जो है वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये हमारे कॉम्प्लेक्स फूड होता है, हमारे को एब्जॉर्प्शन में सिंपल फूड चाहिए होता है। तो सिंपल फूड जो होता है वो ग्लूकोज होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल होता है और अमीनो एसिड्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और फंक्शन होता है
क्या फंक्शन होगा, वहाँ पे विलीज प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये हमारे इंटेस्टाइन में इस तरह से विलीज लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिससे यहाँ पे हमारा ग्लूकोज आया जैसे, तो ये विलीज जो होंगे इसके साथ ये अटैच होगा और वो उसे कंज्यूम कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल इनटू ब्लड। और फिर ये विलेज से फूड मटेरियल होते होते हमारे यहाँ से ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, तो ये सारा का सारा ब्लड सर्कुलेट के अंदर जाते जाता है। और तीसरा फंक्शन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ पे रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम। अब यहाँ पे अब एब्जॉर्प्शन करना है चीज़ों का, तो उसके लिए लिवर से बाइल ला बाइल क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे के सारे ग्लैंड से सिक्रीशन होता है और वो वहाँ पे आ जाता है। जैसे लिवर जो है वो बाइल का सिक्रेशन करता है। बाइल जूस क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, जितने भी फैट के ग्लोब्यूल्स इतने बड़े बड़े होते हैं, उसको इमल्सिफाई करके छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में बदल देता है। मीन्स ये बड़े फैट के ग्लोब्यूल को बदल के वो छोटे छोटे स्मॉल हिस्सों में बांट देगा, स्मॉल फैट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एक लिवर से बाइल जूस आएगा। दूसरा पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस आता है। पेनक्रियाटिक जूस दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ट्राइप्सिन एंड लिपेज। ट्राइप्सिन का काम होता है जितना भी प्रोटीन है उसको पेप्टोन्स में बदल देने का काम होता है, और लिपेज का काम क्या होता है, जितना भी फैट है उनको लिपिड्स में बदल देने का काम होता है। अब ये पेप्टोन्स लिपिड्स इसमें क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे स्मॉल मटेरियल होते हैं जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब आराम से कर पाती है। ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है हमारा सारा खाना। वहाँ पे क्या होगा, जितना भी वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, जितना भी इसमें खाना इस सारे मटेरियल में वाटर बच जाता है उसका एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और रेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनएस के थ्रू। एनएस के थ्रू हमारा सारा खाना बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब ये आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, माउथ जहाँ से हमारा इनटेक होता है वो सारे फूड का। टीथ प्रेजेंट होंगे, टंग होगा। टीथ से हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं फूड का। टंग से क्या करेंगे, उसको रोलिंग करेंगे। वहाँ पे स्लेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। स्लेवरी ग्लैंड्स जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, सलाइवा सिक्रेट करने का, जो कि हमारा एमाइलेज क्रिएट करता है, जो स्टार्च को एमाइलाइज पड़ेगा और उसका हम फिर डाइजेशन आराम से कर पाएंगे। तो जो स्लेविक ग्लैंड से एमाइलेज निकलेगा वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो सारा फूड हमारा ईजोफेगस के थ्रू होते होते वो स्टमक में जाएगा। ठीक है, स्टमक के थ्रू यहाँ पे लिवर और गाल ब्लैडर प्रेजेंट है। लिवर जो है वो हमारा बाइल जूस निकालेगा। ठीक है, फिर वो होते होते स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में होते होते एनएस रेक्टम के थ्रू सारा खाना जो होगा हमारा एक्सक्रीट हो जाएगा। अब आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का केस क्या है, इट इन्वॉल्व्स गैसेस एक्सचेंज होता है सबसे पहले। तो गैसेस एक्सचेंज मतलब CO2 का एक्सक्रीशन। CO2 जो है वो हम बाहर छोड़ते हैं और इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का। तो गैसेस एक्सचेंज में क्या होगा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2, इसे हम बोलेंगे ब्रीथिंग प्रोसेस, जो हम सांस लेते हैं। बस सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके अंदर प्रोसेस के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। जो हमने फूड लिया है, जो फूड हमने खाया, उसका ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और उस ब्रेक डाउन से एनर्जी फॉर्म होगी, और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं बॉडी के अंदर। तो वो कैसा प्रोसेस है, तब आता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। तो सबसे पहले हमारी बॉडी ने ग्लूकोज जो है उसको कंज्यूम करा, C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। अब 6 कार्बन है इसलिए 6 कार्बन शुगर बोला जाता है, क्योंकि ग्लूकोज शुगर की ही फॉर्म होती है। इन सेक्टोप्लाज्म में कैसे डिवीजन होगा इसका, अब ये सेल है हमारा, ये न्यूक्लियस है, तो ये हिस्सा जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, बाकी रिमेनिंग। तो उसके अंदर क्या होगा, ये ग्लूकोज टूट जाएगा एनर्जी में और पायरिक एसिड में। पायरिक एसिड जो है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो एनर्जी रिलीज हो गई, जो हमारे को बॉडी को चाहिए था वो एनर्जी हमें मिल गई। पर ये पायरिक एसिड का क्या होगा, अब पायरिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट केस अगर ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है तो ये पायरिक एसिड इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज कर देगा, ये 3 चीज़ें करेगा।
एनर्जी तो रिलीज़ करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारा फूड जब ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है और वो सेल ले लेता है उस वक्त वो एनर्जी। तो पायरिक एसिड अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ करेगा। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, अगर मसल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और फिर तीसरा, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वहाँ पे CO2 वाटर रिलीज करेगा ये पायरिक एसिड, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन हमारी दो तरह की होगी, एरोबिक, एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होगी जो टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होगी जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की में हो। अब ऑक्सीजन प्रेजेंस कहाँ पे होगी, जनरली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। जब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे CO2 और H2O फॉर्म होता है, CO2 और H2O बचता है आखिरी में। लेकिन जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो CO2 बनेगा नहीं, वाटर नहीं बनेगा, तब क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा और लैक्टिक एसिड बनेगा उस टाइम पे। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि मोर एनर्जी रिलीज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, थोड़ी कम एनर्जी रिलीज होगी। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, इस हमारी बॉडी के अंदर कैसा होता है, तो पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, नोज़ में जो दो लोब्स होते हैं वहाँ से नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वहाँ से हम एयर को लेते हैं। फिर नेसल पैसेज के थ्रू जाते जाते वो नेसल कैविटी में जाते हैं। नेसल कैविटी से वो फेरेंक्स में, फिर लैरिंक्स में, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोली, फिर एल्वियोली और फिर ब्लड कैपिलरीज में। अब जो ये हमारे लंग्स हो गए, ये दो हमारे लंग्स हो गए, इसके अंदर ये इस तरह से बटा हुआ होता है। तो सबसे पहले ये जो फ्रेगमेंट होगा ये हमारा ब्रोंकाई होगा। ये ब्रोंकाई आगे ब्रोंकियोलीज में टूटा हुआ होता है, आगे पार्टीशन होता है इसका। अगर ये एक हमारा लंग्स है, अगर सजेस्ट करो, सपोज करो, तो ये हमारे ब्रोंकाई होंगे, आगे ये ब्रोंकियोली होंगे, और उसके आखिरी में ये अल्वियोलीज ऐसे एयर लाइक बैग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये अल्वियोली जो होते हैं यहाँ से फिर आगे ब्लड कैपिलरीज अटैच होती हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना देना होता है। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में क्या क्या है, दो तरह का मैकेनिज्म है, एक बारी इनहेलेशन होता है तो दूसरी बारी एक्सहेलेशन होता है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में फ़र्क क्या है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैरिक कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपेंड होती है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, थोरैरिक कैविटी जो चेस्ट कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इनहेलेशन होता है तो रिब्स जो होते हैं हमारे लिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, लिफ्ट रिब्स, फेफड़े, सॉरी रिब्स जो होते हैं हमारे लिफ्ट हो अप हो जाते हैं, और ये इस केस में रिब्स मूव डाउनवर्ड, अंदर की तरफ में मूव हो जाते हैं। यहाँ पे डायफ्राग्राम बिकम फ्लैट इन शेप, डायफ्राग, और इसके अंदर डायफ्राग्राम बिकम डोम शेप। ये हमारे जो ये लंग्स होते हैं, लंग्स के नीचे ही ये ऐसे डायफ्राग्राम होता है। तो एक्सहेलेशन जब करते हैं तो ये डोम शेप का हो जाता है, और जब इनहेलेशन होता है तो यही डायफ्राग्राम फ्लैट शेप का हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एंटर्स द लंग। जब इनहेलेशन होता है तो एयर हमारे लंग्स के अंदर आती है और वॉल्यूम जो होता है लंग्स का इंक्रीज हो जाता है। जबकि एक्सहेलेशन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है और एयर जो है वो सारी की सारी बाहर चली जाती है लंग्स से। तो ये हमारा इनहेलेशन हुआ, ये एक्सहेलेशन हुआ। जब इनहेलेशन होगा तो एयर जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगी, जब एयर अंदर की तरफ में मूव करेगी तो जो हमारे रिब्स हैं वो लिफ्ट अप होंगे, हमारा वॉल्यूम जो होगा लंग्स का बढ़ेगा और डायफ्राग्राम फ्लैट होने लग जाएगा उस वक्त पे, और लंग्स हमारी चेस्ट कैविटी जो होगी वो एक्सपेंड करेगी। जो एक्सहेलेशन होता है इसमें क्या होगा, हमारे जो रिब कैविटी, जो चेस्ट कैविटी होगी हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिब्स जो होंगे वो डाउनवर्ड जाएंगे, और जो डायफ्राग्राम होगा वो ऐसे डोम शेप का बनने लगेगा। अब आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वियोलस, ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच में कैसे गैस एक्सचेंज होता है।
जब हम एयर इनहेल करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, वो ऑक्सीजन सारा का सारा ब्लड में जाता है। ब्लड से, ब्लड किससे बना हुआ है? आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से। तो वो सारा का सारा ब्लड जो है वो ब्लड में जो हमने एयर छोड़ा होता है वो सारा बाइंड कर जाता है विद हेमोग्लोबिन इन आरबीसी। तो आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन होता है उससे सारा का सारा ऑक्सीजन जाकर अटैच हो जाता है। O2 इज रिलीज्ड इन द अल्वियोलस। उस फिर क्या होता है? O2 जो होता है ऑक्सीजन, वो सारा का सारा अल्वियोलस के अंदर रिलीज हो जाता है, तो ब्लड वेसल्स टिश्यू के थ्रू। फिर CO2 केस में क्या होता है? अब CO2 जो है वो सारा का सारा ब्लड के अंदर रिलीज हो जाता है, हमारा सारा का सारा ब्लड में रिलीज हो जाता है CO2। और वो ब्लड में फिर रिलीज होने का डिज़ोल्व हो जाता है ब्लड के अंदर। ब्लड से वो ब्लड वेसल्स में जाता है और ब्लड वेसल्स से वो रिलीज हो जाता है वापस एल्वियोलर सैक में, और एल्वियोलर सैक से वो उल्टा नॉस्ट्रल्स की तरफ चले जाता है। तो देखते हैं एक बारी, ये हमारे अल्वियोली हो गई, ये हमारा ब्लड की कैपिलरी जा रही है, ये हमारी कैपिलरी हो गई, यहाँ से हमारा ब्लड जा रहा है। तो जब यहाँ से एयर है अंदर जाएगा, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो इस ब्लड में जाएगा। तो ब्लड के अंदर जो आरबीसी होंगे उसके साथ हेमोग्लोबिन होगा, आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन होगा ऑक्सीजन उसके साथ चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा, और वो सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। पर जो हमारा CO2 होता है उस केस में क्या होता है? यहाँ पे इस ब्लड में जो टिश्यूज़ ने CO2 यूज़ किया होता है, जो CO2 प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी, वो सारा का सारा ब्लड में छोड़ देता है CO2। फिर ये CO2 उस अल्वियोली में वापस चले आता है, CO2 यहाँ पे चले जाता है, और ये अल्वियोली से होते 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 नॉस्ट्रल्स में सारा CO2 चले जाता है आखिरी में। समझे? उसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स कैसे करते हैं ये? दे यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। हम जितने भी हो गए, हम हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वो सारे के सारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में। एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो सारी की सारी डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है? जितनी भी वाटर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन डिजॉल्व हुई हुई होगी। अब प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? तो रेस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस सिंपल होता है। उनमें सिर्फ गैसियस एक्सचेंज होता है। तो वो गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा? थ्रू स्टोमेटा के थ्रू हो सकता है। ये लीव्स हुई हमारी, लीव्स के अंदर स्टोमेटा जो टाइनी पोर्स होते हैं उनके थ्रू हो सकता है। ये जो टाइनी पोर्स हो गए हमारे, इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो जा सकता है। स्टेम्स हो गई, स्टेम से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें टेंड्रिल्स बोलते हैं। तो वो लेंटिकल्स बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस, तो लेंटिसल्स बोलते हैं। तो ये लेंटिसल्स इन स्टेम्स से वजह से रेस्पिरेशन प्लांट्स पे तीन वजह से हो सकता है। सबसे पहला स्टोमेटा इन लीव्स, दूसरा लेंटिसल्स, लेंटिसल्स क्या होंगे? जो ये स्मॉल स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं, और रूट्स के जनरल सरफेस की वजह से हो सकता है। रूट्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा रेस्पिरेशन होता है। तो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू जो एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है।